आजकल वर्चुअल ऑटिज्म के केसेस बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं, जिसका सीधा सी रीज़न है बच्चों के हाथ में फ़ोन होना। बच्चों को उस टाइम पर फ़ोन दे दिया गया जब उनके सीखने की उम्र थी, जिसकी वजह से उनमें ऑटिज्म के सिम्टम्स आने शुरू हो गए। ऑटिज्म, वर्चुअल ऑटिज्म और क्लासिक ऑटिज्म दोनों को डिफ्रेंशिएट करना भी काफ़ी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि दोनों के सिम्टम्स लगभग सेम हैं। लेकिन वर्चुअल ऑटिज्म की सबसे बड़ी पहचान है कि अगर आपका बच्चा स्क्रीन टाइम को अगर उससे हटा दिया जाए और उसे मीनिंगफुल वे में इंटरेक्ट करना सिखाया जाए तो बच्चे पूरी तरह से रिकवर कर सकते हैं। हेलो, मैं हूं हरप्रीत। आज हम बात करेंगे वर्चुअल ऑटिज्म के बारे में। वर्चुअल ऑटिज्म को बहुत से लोग इसे डिनाई भी करते हैं कि वर्चुअल ऑटिज्म नाम की कोई चीज़ नहीं होती है, लेकिन अगर हम प्रैक्टिकली देखें तो बहुत से बच्चे मैं ऐसे देखे हैं जो स्क्रीन टाइम की वजह से रिग्रेस हुए और जो बहुत जल्दी इंप्रूव हुए इंटरवेंशन के बाद। कौन से ऐसे 5 वेज हैं जो घर पर ही आप बच्चों को ऑटिज्म को, वर्चुअल ऑटिज्म को ट्रीट करने में हेल्प कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले हम जानेंगे कि वर्चुअल ऑटिज्म के क्या सिम्टम्स हैं, मेन सिम्टम्स क्या हैं, क्योंकि कई बार डिफ्रेंशिएट लोग नहीं कर पाते हैं कि वर्चुअल ऑटिज्म है या उसे क्लासिक ऑटिज्म है। यहाँ मैं बात करूँ अगर वर्चुअल ऑटिज्म की, तो एक क्लियर डिफरेंस जो मैंने देखा है, क्योंकि मैं वीडियोस देखती हूँ जब पेरेंट्स भेजते हैं मुझे, तो उससे एक क्लियर डिफरेंस रहता है। या फिर मैं कहूँ कि मेरे पास जो बच्चे आते हैं वर्चुअल ऑटिज्म के केसेस, तो जब हम उनके साथ काम करते हैं उनका रिस्पॉन्स कैसा है, इस चीज़ पर बहुत निर्भर होता है कि आपके बच्चे को वर्चुअल ऑटिज्म है या फिर उसे क्लासिक ऑटिज्म। क्योंकि अगर आपका बच्चा रिग्रेसिव ऑटिज्म है, क्योंकि रिग्रेस तो दोनों में ही है, अगर आपका बच्चा क्लासिक ऑटिज्म में रिग्रेस हुआ है तब भी उसे ऑटिज्म है, वर्चुअल में हुआ है तो भी। लेकिन एक फ़र्क ये रहता है कि जो क्लासिक ऑटिज्म में बच्चा रिग्रेस होता है वो इतनी जल्दी चीज़ें नहीं सीखता है, वो इतना अवेयर नहीं रहता है। लेकिन वर्चुअल में थोड़ा सा भी पुश करने पर बच्चे चीज़ें सीखना शुरू कर देते हैं, और स्क्रीन टाइम बंद करने के बाद, इंटरेक्शन के बाद, अगर मैं कहूँ कि अर्ली इंटरवेंशन के बाद बच्चों का रिस्पॉन्स बहुत जल्दी हमें मिलता है। तो यहाँ मैं बात करूँ अगर कि क्या सिम्टम्स हैं, तो वो पहले हम जानेंगे। सबसे पहला जो सिम्टम होता है वो है कि बच्चों में स्पीच डिलेड होती है। स्पीच डिलेड का मतलब है कि आपके बच्चे को बोलने की अपॉर्चुनिटीज़ ही नहीं मिली, बच्चा लगातार स्क्रीन में इन्वॉल्व था, इस वजह से बच्चे को उस स्क्रीन में ही लॉस्ट होकर रह गया, उसे किसी ने बोलने के लिए नहीं कहा। तो ये एक चीज़ भी बच्चों की स्पीच को डेवलप होने से रोकती है, क्योंकि बच्चे लगातार सुनने के आदी हो जाते हैं, बोलना वो सीख ही नहीं पाते हैं। क्योंकि बच्चे हमें देख कर सीखते हैं बोलना, लेकिन उनके सामने कोई बोल नहीं रहा है, जिसे हम कहते हैं कि ओरल मोटर पर काम करना, कि बोलना, एक्चुअली बोलना कैसे है। उसके लिए आपको बच्चे को घर पर ही स्पीच थेरेपी देने की ज़रूरत होती है, क्योंकि जब आपका बच्चा, उसे स्पीच को लेकर कोई इशू नहीं है, सिर्फ उसे बोलना नहीं है, इस वजह से वो बोलना जानता ही नहीं है कि किस तरह से उसे बोलना है। तो आपको स्पीच थेरेपी में बच्चे को बोलना सिखाना है, उसे प्रैक्टिस करना, जैसे ओरल मोटर बच्चे को सिखाना कि ओरल मोटर फंक्शन उसके, क्योंकि बच्चे ने इन चीज़ों को, अपने ओरल मोटर सिस्टम को यूज़ नहीं किया है, इस वजह से बच्चे बोलना नहीं सीख पाते हैं कि उन्हें किस तरह से किसी भी वर्ड को या साउंड को प्रोड्यूस करना है। तो बहुत ज़रूरी है कि हम बच्चे को साथ रहकर, उसके सामने बैठकर बच्चे को ये चीज़ें सिखाएं। कार क्या है, बोलो कार। क्योंकि इससे बच्चे आपको देखकर बोलना शुरू करते हैं, देखकर बोलना सीखते हैं। मैक्सिमम अपॉर्चुनिटीज़ आपकी ऐसी है, अगर आप स्पीच थेरेपी सेशन कर रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिए कि बच्चा आपकी फेस को ज़रूर देखे, आपकी माउथ मूवमेंट को देखे, उसकी माउथ मूवमेंट पे काम कीजिए कि टंग को इस तरह से करो, मतलब एक्सरसाइज करना टंग की, उसे लेफ्ट करना, राइट करना, ऊपर करना, नीचे करना, बच्चा आपकी हर एक मूवमेंट को पकड़े। स्पीच की क्लैरिटी के लिए बहुत ज़रूरी है बच्चों की टंग की मसल्स पर काम करना, जिसे हम टंग मूवमेंट भी कहते हैं। उसे साउंड प्रोड्यूस करने के लिए कह सकते हैं, फिर वर्ड्स को प्रोड्यूस करने के लिए कह सकते हैं। तो इस तरह से आप बच्चे की स्पीच डेवलपमेंट पे काम कर सकते हैं घर पर ही। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार अगर आपका बच्चा 2 साल से कम उम्र का है तो उसे फ़ोन बिल्कुल मत दें, और 6 साल की उम्र तक जाते जाते आप बच्चे को 1 घंटे का फ़ोन दे सकते हैं। लेकिन मैं आपसे कहूँगी कि अगर आपके बच्चे को वर्चुअल ऑटिज्म है तो आप फ़ोन को बिल्कुल दूर रखें, स्पेशली जब आप बच्चे की रिकवरी पर काम कर रहे हैं। और हमें बहुत ज़रूरी है कि हम बच्चे को पहले उससे ओरल मोटर एक्सरसाइजेस करवाएं, ताकि बच्चे का ओरल सिस्टम जो उसने अभी तक यूज़ ही नहीं किया है उसे स्टिमुलेशन मिले और बच्चे बोलना शुरू करें। आप चाहें तो वाइब्रेशन भी दे सकते हैं, बच्चे को बहुत यूज़फुल है। लेकिन फेस टू फेस जब आप बच्चे को साउंड प्रोड्यूस करने के लिए बोलते हैं तो उससे बच्चे आपको देखना
जल्दी शुरू करते हैं। कंपैरेटिवली अगर बच्चे को क्लासिक ऑटिज्म है, रिग्रेसिव ऑटिज्म है, तो बच्चे इतनी जल्दी आपको नहीं देखते हैं जितना कि आप वर्चुअल ऑटिज्म में बच्चे आपको देखना शुरू करते हैं। इसी तरह से धीरे धीरे आप बच्चे को मम्मा पापा बोलना सिखा सकते हैं। पिक्चर्स लीजिए, घर की चीज़ें लीजिए, उनकी पिक्चर्स लीजिए। ये देखो, ये किचन है, ये बेडरूम है, ये चीज़ें हैं, ये सोप है, ये कॉम्ब है। बच्चे के सामने एक एक वर्ड को टारगेट करके उसे प्रोड्यूस करना सिखाए कि किस तरह से एक्चुअली वर्ड्स को बोलना है। पानी, रोटी, खाना, चॉकलेट, चिप्स, ये सब चीज़ें जब आप बोलते हैं तो उससे बच्चे वर्ड्स को पकड़ना शुरू करते हैं, जो कि अक्सर वर्चुअल ऑटिज्म में बच्चे सीख नहीं पाते हैं। और वो सीख सकते हैं अगर हम उन्हें थोड़ा सा भी इस चीज़ पर हम ध्यान करें तो। चलाओ आप ये मैं चलाऊंगी। कार, क्या ये? कार। पेशेंस के साथ, कंसिस्टेंसी के साथ, बहुत ज़रूरी है कि आप पेशेंस के साथ में, क्योंकि ये चीज़ एक मन में रखकर कि पहले बच्चा मेरा बोलता था, अब ये बोलना बंद कर गया तो पता नहीं अब क्या बोलेगा कि नहीं। ये चीज़ आपने बिल्कुल पहली कंडीशन के, जो उसकी पहली कंडीशन थी रिग्रेशन से पहले की, उसके साथ इस कंडीशन को जब आप कंपेयर करेंगे तो आप फ्रस्ट्रेट ही होंगे। बेटर है कि आप बच्चे का आज देखें, उस पर फोकस करें कि मुझे अब इसको बेटर बनाना है। जो वर्ड्स हो सकता है वो पहले बोल लेता था, जो राइम्स वो बोल लेता था, अब वो बिल्कुल नहीं बोल पाता है। तो हमें स्टार्टिंग से ज़रूरत है बच्चे की स्पीच थेरेपी उसे घर पर देने की। उसे वो चीज़ें जो उसने मिस कर दी थी, साउंड से स्टार्ट कीजिए, टंग मूवमेंट से स्टार्ट कीजिए, माउथ मूवमेंट से स्टार्ट कीजिए कि उसे, जैसे कि सिंपल एक्सरसाइजेज होती हैं ब्लो के लिए, किस के लिए हम किस तरह से मुंह को करते हैं, या चीक्स की एक्सरसाइज करवाना, ये सब चीज़ें, लिप मूवमेंट कैसे होनी चाहिए, आ के लिए, ई के लिए, तो ये चीज़ें आप घर पर ज़रूर वर्क कीजिए जिससे कि बच्चों में स्पीच डेवलपमेंट हो। मेरी तरफ देखो। रेड, रेड, बोलो रेड, रेड, रेड। दूसरा जो सिम्टम होता है वो है लैक ऑफ सोशल इंटरेक्शन। बच्चे ज़्यादातर स्क्रीन में लॉस्ट थे। सोशली इंटरेक्ट कैसे करना है दूसरों के साथ, पेरेंट्स को नहीं देख रहे हैं, बाकी बच्चों को नहीं देख रहे हैं, वो एक उनकी आदत बन चुकी है कि उन्हें किसी और को नहीं देखना है, क्योंकि उन्हें स्क्रीन टाइम ही अच्छा लगता है, रिइंफोर्सिंग लगता है। उन्हें हमारे साथ बात करना, हमारे साथ कनेक्ट होना काफ़ी मुश्किल लग सकता है। तो हम बच्चे को कनेक्ट करने के लिए DIR जिसे हम कहते हैं, फ्लोर टाइम या प्ले थेरेपी, बच्चों के लिए बहुत ही यूज़फुल है अगर आपके बच्चे को वर्चुअल ऑटिज्म है, क्योंकि इसमें बच्चे का अटेंशन आपको बहुत जल्दी मिलेगा। अगर मैं बात करूं कंपैरेटिवली रिग्रेसिव ऑटिज्म या क्लासिक ऑटिज्म के मुकाबले, बच्चे आपको DIR में बहुत अच्छा रिस्पॉन्स देते हैं, जिसे हम कहते हैं फ्लोर टाइम थेरेपी बच्चों के लिए बहुत ही यूज़फुल है। प्ले थेरेपी यूज़फुल है अगर आप बच्चे को टॉय सिखा रहे हैं, उसके साथ खेल रही हैं। लाइट अप टॉयज़ लीजिए, ऑडिटिव टॉयज़ लीजिए, क्योंकि इससे बच्चे को स्टिमुलेशन भी मिल रहा है और बच्चा उसे ध्यान से देखता है और सीखते भी हैं। उसके साथ में फेस टू फेस इंटरेक्शन करना बहुत ज़रूरी है। कोई भी आप एक्टिविटी लेकर बैठे तो आप उसके साथ मत बैठिए। जैसे कई बार मैंने देखा कि मदर्स लेफ्ट या राइट में बैठते हैं, आपको बच्चे के बिल्कुल सामने बैठना है। नो मैटर आपके बच्चे को वर्चुअल ऑटिज्म है, क्लासिक ऑटिज्म है, इससे बच्चा आपसे जल्दी कनेक्ट होता है जब आप बच्चे के सामने होते हैं। बच्चों के साथ जुड़ने का एक बहुत अच्छा तरीका है, बच्चों को अपनी गोद में लीजिए और उनके साथ में कोई राइम बोलना या उससे बात करना, उससे इंटरेक्ट करना, जिससे कि बच्चे आपको देखें, आपकी माउथ मूवमेंट को नोटिस करें, आपके फेस को नोटिस करें और आपसे कनेक्ट हों। और ऐसी एक्टिविटीज़ करना जिसमें कि बच्चा आपके सामने बैठा है। जैसे आपने एक ब्लॉक बीच में रखा है, उसे बोलिए दूसरा ब्लॉक रखने के लिए, तो ये टर्न टेकिंग का कॉन्सेप्ट बच्चों को सिखा रहे हैं। दूसरी एक चीज़ कि बच्चा आपको देखना शुरू करता है धीरे धीरे कि आप क्या कर रहे हैं। अगेन एक्साइटमेंट का एलिमेंट, एनर्जी ज़रूर रखिए, एक्साइटमेंट ज़रूर रखिए और बच्चे के साथ खुश होकर काम कीजिए। इस एक्टिविटी में मैं बच्चे के साथ नीचे सामने बैठी हूँ और मैं ऑडिटिव टॉय को यूज़ करूँगी। स्क्वीजिंग है जिसमें से साउंड आती है और बच्चा उसे देख रहा है। उसमें मैं बच्चे को चूज़ करने के लिए भी बोली हूँ। इससे आप बच्चे की कम्युनिकेशन स्ट्रेटजीज बच्चे को आप सिखा रहे हैं, जो बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी हैं। बच्चों को ग्रुप एक्टिविटीज़ करवाना या पार्क में लेकर जाना, और ये जो सोशल आप बच्चे को माहौल दे रहे हैं, बच्चा आपके साथ में जब कनेक्ट होना शुरू हो जाता है तो बच्चे बाकी बच्चों के साथ भी कनेक्ट होना शुरू कर देते हैं। लेकिन स्टार्टिंग में आपको, अगर आपका बच्चा बिल्कुल भी आपको नहीं देखता है तो बहुत ज़रूरी है उसके साथ में फ्लोर टाइम करना या प्ले थेरेपी, जिससे कि बच्चे आपको देखना शुरू करें। फ्लोर टाइम के साथ में अब मैंने चीज़ें नीचे गिराई हैं और बच्चा उसे ला रहा है। बच्चे की कमांड फॉलोइंग पर, उसके जॉइंट अटेंशन पर काम करी हूँ, साथ में उसके ग्रॉस मोटर स्किल्स पर काम करी, जिससे बच्चा बैठ रहा है और झुककर चीज़ें उठा रहा है।
तीसरी चीज़ होती है कि एक बहुत बड़ा साइन होता है कि अगर आपके बच्चे को वर्चुअल ऑटिज्म है तो कहीं भी टीवी चल रहा है तो वो उसी में लॉस्ट है। आप उसे कितना भी बुला रहे हैं लेकिन वो आपको देख ही नहीं रहा है। तो आपको ऐसा कोई भी डिवाइस आपके पास नहीं रखना है, इवन कि फ़ोन भी, जब आप बच्चे को काम करवा रहे हैं जिससे कि आपका बच्चा डिस्ट्रैक्ट हो। याद रखिए, हमें बच्चे को सिखाना है तो हमें उसे फ़ोन से दूर रखना है, तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम भी कुछ देर के लिए फ़ोन से दूर हो जाएं। फ़ोन अपने पास मत रखिए। कोई टीवी या कुछ ऐसा चल रहा है आसपास तो उसे भी बंद कर दीजिए ताकि हमारे बच्चे डिस्ट्रैक्ट ना हो, क्योंकि टीवी उन्हें बहुत पसंद है या फिर मैं कहूँ कि फ़ोन उन्हें बहुत पसंद है, तो बच्चे लगातार वहीं पर ही फोकस उनका रहता है, वो चीज़ों पर ध्यान नहीं दे पाते। कि क्लासिक ऑटिज्म में बच्चे इतने ज़्यादा फ़ोन को लेकर ऑब्सेसिव नहीं होते हैं जो कि वर्चुअल ऑटिज्म में देखने को मिलता है। अब नेक्स्ट चीज़ की मैं बात करूं कि प्रोवाइड मैक्सिमम अपॉर्चुनिटीज़ फॉर सोशल इंटरेक्शन। अब जब आप बच्चे को, अगर क्लासिक ऑटिज्म है, बच्चे को आप बाहर लेकर जा रहे हैं तो बच्चा, आप उसे दिखा रहे हैं लेकिन बच्चा देखता ही नहीं है। लेकिन अगर बच्चे को वर्चुअल ऑटिज्म है तो वो थोड़ा देखता है, वो ध्यान देता है कि आसपास क्या हो रहा है। बस हमें उसे पुश करने की ज़रूरत होती है कि ये देखो ये क्या है। मैं ये नहीं कहती कि आपको मेहनत कम करने की ज़रूरत है, आपको बच्चे के साथ में पूरा काम करने की ज़रूरत है, उसे उसी तरह का स्टिमुलेशन देने की ज़रूरत है जो कि क्लासिक ऑटिज्म में हम बच्चों को देते हैं। और अगर इनिशियली आप उसमें रिस्पॉन्स आपको काफ़ी अच्छा मिलने वाला है। अगर हम कंपैरिजन करें तो क्लासिक के मुकाबले या रिग्रेसिव ऑटिज्म के मुकाबले में, कंपैरिजन में, वर्चुअल ऑटिज्म में बच्चे बहुत जल्दी सीखना शुरू करते हैं, लेकिन हमारे एफर्ट्स उतने ही रहेंगे जितने हम क्लासिक ऑटिज्म में बच्चों के साथ करते हैं। नेक्स्ट जो चीज़ होती है वो है कि आपके बच्चा हाइपर एक्टिव बहुत ज़्यादा होता है। हाइपर एक्टिविटी ज़्यादा होने की वजह ये है कि बच्चे को फिजिकल एक्टिविटीज़ करने का मौका नहीं, उसे अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिली हैं, बच्चा लगातार बैठा रहा। तो हमें बहुत ज़रूरी है कि हम बच्चे को उन्हें फिजिकल एक्सरसाइज ज़रूर करवाएं। फिजिकल एक्सरसाइज से ये होता है कि आपके बच्चे की जो है उससे स्पोर्ट्स में लगाना, कोई गेम खेलना उसके साथ में। इसे हम हैंड गेम्स भी कहते हैं, जिसमें मैं अपने हाथों को यूज़ कर रही हूँ, बच्चा मेरे हाथों को पकड़ रहा है, उन्हें छूने की कोशिश कर रहा है, मैं हाथों को अलग अलग डायरेक्शन में कर रही हूँ, बच्चे का नाम बुला रही हूँ, उसकी आंखों में देख रही हूँ, जिससे कि मुझे बच्चे का आई कॉन्टैक्ट मिले और उसका नाम को रिस्पॉन्ड करने का बिहेवियर बने। नेक्स्ट वन इज कैच एंड थ्रो, जिसमें मैं सिंपली बच्चे के बिल्कुल पास बैठी हूँ, जिसमें बच्चे को ज़्यादा एफर्ट नहीं करना पड़ेगा। इससे बच्चे का आई कॉन्टैक्ट आपको मिलता है, बच्चे कैच थ्रो सीखते हैं, टर्न टेकिंग सीखते हैं, और साथ ही मैं बॉल को यूज़ कर रही हूँ बच्चे में स्पीच को डेवलप करने के लिए। इसके अलावा बच्चे को एरोबिक्स या और एक्सरसाइजेज भी करवा सकते हैं, जिससे कि बच्चों की हाइपर एक्टिविटी, उनकी एनर्जी लेवल को बैलेंस किया जा सके। नेक्स्ट वन जो चीज़ है बहुत इंपॉर्टेंट वो है स्टीमिंग। बच्चों को बहुत ज़्यादा स्टीमिंग के बिहेवियर्स होते हैं, स्पेशली ये स्टीमिंग विजुअल हो सकती है, वर्बल हो सकती है या ऑडिटरी हो सकती है। ऑडिटरी का मतलब है कुछ ना कुछ सुनने की आदत होना, जो कि अक्सर स्क्रीन टाइम में बच्चे करते हैं, देखते हैं। तो हमें बच्चे को जो चीज़ देनी है वो एक स्टिमुलेशन ज़रूर देना है। अगर स्पेशली आपके बच्चे को वर्चुअल ऑटिज्म है तो रात के समय उसे डार्क रूम ज़रूर दीजिए, उसमें आप स्लो मूविंग लाइट्स के साथ में स्लो म्यूज़िक ज़रूर प्ले कीजिए। उससे बच्चे जो है उनको वो स्टिमुलेशन मिलता है जो उन्हें फ़ोन में मिलता था, लेकिन जो फ़ोन में उन्हें स्टिमुलेशन मिलता है वो उन्हें हाइपर करता है, जैसे कि तेज़ से चलते कैरेक्टर्स। लेकिन यहाँ पर आप उसे बिल्कुल ऑपोजिट स्टिमुलेशन देंगे, तेज़ आवाज़ नहीं देंगे, उसे स्लो मूविंग चीज़ें दिखाएंगे, स्लो मूविंग लाइट्स दिखाएंगे, साथ में स्लो कामिंग म्यूज़िक देंगे, रिलैक्सिंग म्यूज़िक देंगे। तो उससे बच्चे रिलैक्स्ड होते हैं, उनकी हाइपर एक्टिविटी कम होती है, उनमें स्टिमिंग बिहेवियर जिसे हम कहते हैं कि विजुअल स्टिमिंग होना, लाइन अप करना चीज़ों को या स्पिनिंग ऑब्जेक्ट्स को देखना, ये बिहेवियर्स भी कम होते हैं। अगर आपका बच्चा टेक्टाइल डिफेंसिव नहीं है तो बच्चे के साथ में टिकलिंग एक बहुत अच्छा जरिया है बच्चों के साथ में जुड़ने का, क्योंकि बच्चे आपको अच्छे से देखना शुरू करते हैं और उन्हें इंजॉय करते हैं। नेक्स्ट होता है जो सबसे इम्पोर्टेंट वो है अटेंशन। बच्चों का अटेंशन नहीं होता है, उनका कंसंट्रेशन भी अफेक्ट होता है जब बच्चे स्क्रीन टाइम में। उसकी एक बहुत बड़ी वजह ये होती है कि स्क्रीन टाइम में लगातार चीज़ें चेंज होती हैं, मूवमेंट बहुत ज़्यादा है, बच्चे फोकस करना सीख ही नहीं पाते हैं। स्टिल होकर जिसे हम कहते हैं एक चीज़ पर फोकस करना, वो नहीं सीख पाते हैं। अगर आप इंटरेस्टिंग वेज में बच्चों के सस्टेन अटेंशन पर काम करते हैं, यहाँ पर टारगेट है कि बच्चे को एक बीट उठाकर चम्मच से कंटेनर तक लेकर जाना है और उसके बीच में डालना है, जिससे आप बच्चों के सस्टेन अटेंशन पर काम कर रहे हैं। तो हमें बहुत ज़रूरी है कि हम बच्चे को ऐसी गेम्स इंट्रोड्यूस करें जो कि बच्चों के लिए रीइंफोर्सिंग भी हो और जिससे बच्चे फोकस भी करना सीख पाएँ। बच्चों के अटेंशन को इम्प्रूव करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप बच्चों के फेवरेट कैरेक्टर्स को लें, कार्टून कैरेक्टर्स को लें जो बच्चे स्क्रीन टाइम में देखते हैं। मैंने यहाँ पर पापा पिग और बेबी पिग लिया है, जिसे बच्चा अच्छे से एंजॉय कर रहा है, बच्चे सेशन को एंजॉय करना शुरू करते हैं। अगर आप ये चीज़ें बच्चों के डेली रूटीन में ऐड करते हो तो डेफिनेटली
वर्चुअल ऑटिज्म में बच्चे ऑटिज्म से ज़रूर रिकवर करेंगे। अब बहुत ज़रूरी है बच्चों के लिए एक अर्ली इंटरवेंशन प्लान डिज़ाइन करना, जो कि आप स्पेशली बच्चे के बिहेवियर्स को टारगेट करके, उसके करंट लेवल को टारगेट करके आप बना रहे हैं, उसके साथ काम कर रहे हैं। क्योंकि हम इधर उधर से उठाकर जो एक्टिविटीज़ करवाते हैं वो बच्चों के लिए इतनी बेनिफिशियल नहीं होती हैं जितना आप स्टेप बाय स्टेप बच्चे के साथ चलते हैं। बच्चों को स्टार्टिंग में, चाहे आपके बच्चे को वर्चुअल ऑटिज्म भी है, एक्स्ट्रा केयर, एक्स्ट्रा अटेंशन की ज़रूरत है। उसे एक काम एनवायरनमेंट चाहिए फोकस करने के लिए। तो बहुत ज़रूरी है कि हम बच्चों को ये सब चीज़ें उनकी डेली रूटीन में ज़रूर ऐड करें ताकि बच्चे सीखना शुरू करें। क्योंकि जब बच्चे सीखना शुरू कर देते हैं तो उनका अटेंशन, जब आप स्टेप बाय स्टेप चलते हैं तो उससे बच्चों का अटेंशन स्ट्रेच होना शुरू होता है, बच्चे चीज़ों पर ध्यान देना शुरू करते हैं। जब आप उन्हें कुछ सिखा रहे हैं, सीखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब बच्चों का ब्रेन आइसोलेटेड होता है तब बच्चों में हाइपर एक्टिविटी बढ़ सकती है, बच्चों में स्किमिंग बिहेवियर बढ़ सकते हैं। लेकिन अगर आप बच्चे को कहीं इन्वॉल्व कर रहे हैं किसी फंक्शनल एक्टिविटी में, किसी मीनिंगफुल एक्टिविटी में, तो बच्चे डेफिनेटली सीखते भी हैं और बच्चों में ये बिहेवियर्स अपने आप रिड्यूस होने लगते हैं। बच्चे पूरी तरह से ओवरकम कर जाते हैं, ये बहुत बड़ी बात है वर्चुअल ऑटिज्म में। लेकिन हमें शुरुआत में उन पर बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। ये वीडियो आपको डेफिनेटली हेल्प करेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।